नमस्कार बच्चों। आज बेटा हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं ईबीएस का। ईबीएस में परिवहन और यातायात, ठीक है। इसका ये पहला चैप्टर मैंने लिया है। पहले चैप्टर को ले रहे हैं। इस चैप्टर को देखने की क्या है। इससे पहले करीब 15 चैप्टर मैंने आप लोग को दे दिया। अगर इसको काउंट करूं तो ये 16 चैप्टर है जो आप लोग के पास में जा रहे हैं, ठीक है। उससे पहले 15 चैप्टर के क्वेश्चन वगैरह सब पहुंच गए। अब चैप्टर वाइज भी देना शुरू करूंगा क्योंकि चैप्टर के हिसाब से भी वहां पे आएगा, कुछ गदांश आएंगे और उसके क्वेश्चन आएंगे। मैं आप लोग को फिर दोबारा बता रहा हूँ कि ये ईबीएस जो है रीजनिंग को, ये नवोदय की परीक्षा बता रहा हूँ क्लास 6 की, ये ईबीएस जो है ये रीजनिंग की जगह लिए। रीजनिंग की 20 क्वेश्चन रीजनिंग के रहेंगे और 20 क्वेश्चन रीजनिंग के वो ईबीएस करेंगे। ईबीएस में आपके जो चैप्टर वो सभी चैप्टर आपको आपके चैनल पर मिल जाए, ठीक है। मैं आपको ये दे रहा हूँ, ये इसके पहले पढ़ाऊंगा, उसके बाद इसके क्वेश्चन लूंगा और आप लोग बराबर नोट करोगे, नोट्स बना लोगे, उसके बाद अपनी तैयारी करते रहेंगे, ठीक है बेटा। ज्यादा ना कहते हुए मैं इसको स्टार्ट कर रहा हूँ, पढ़ना शुरू कर रहा हूँ। देखो, परिवहन क्या है, व्हाट इज द ट्रांसपोर्ट। भाषा और महत्व। वस्तु तथा लोगों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने वाला परिवहन कहलाता है। मानव सभ्यता के विकास में इसका महत्वपूर्ण स्थान है। अर्थव्यवस्था की जीवन रेखा। जिस प्रकार हमारे शरीर में रक्त वाहिकाएं ऑक्सीजन पहुंचती हैं, उसी प्रकार परिवहन किसी देश के व्यापार, उद्योग, अर्थव्यवस्था को सुचारू रूप से चलाता है। मुख्य उद्देश्य क्या होता है इसका, यातायात के साथ साथ राष्ट्रीय सुरक्षा, आपातकालीन सहायता, संचार बढ़ाना और भौगोलिक दूरियों को कम करना इसका मुख्य कार्य होता है, ठीक है। और ये क्या है, क्या आप जानते हैं कि आविष्कार के 18वीं शताब्दी में इंजन, चलो उसको छोड़ो। सड़क मार्ग और रोडवेज, अगर हम देखें सबसे अधिक उपयोग होने वाला सुलभ साधन जो सीधे गंतव्य तक जोड़ता है। आपातकालीन स्थिति में एम्बुलेंस का उपयोग मरीजों के लिए होता है। ट्रैफिक सिग्नल, लाल बत्ती, पीली बत्ती और हरी बत्ती, ये सब सिग्नल है। जी के जो फैक्ट जो है, इसका फैक्ट क्या है कि भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन है, NH-44 है, जो कि श्रीनगर से कन्याकुमारी तक जाता है। आगे रेल मार्ग, रेलवेज, लंबी दूरी पर भारी माल, कोयला, अनाज, मशीन ढोने हेतु सबसे किफायती साधन। जी के फैक्ट, भारत में पहली यात्री ट्रेन 16 अप्रैल 1853 को बॉम्बे से थांडे चली थी। पहली मेट्रो ट्रेन 24 अक्टूबर 1984 को कोलकाता में चली थी, ठीक है। ये सबको जो फैक्ट है ना, इनको भी देखते रहना। पाइपलाइन क्या है, पाइपलाइन तरल पदार्थ पेट्रोलियम गैस के निरंतर परिवहन के लिए भारत की पहली पाइपलाइन 1962 में नाहर कटिया बरौनी थी, ठीक है। थोड़ा ये ऊपर हो जाओ। ठीक है, आगे देखें हम लोग क्या है। जल परिवहन, वाटर ट्रांसपोर्ट, विशेषताएं एवं उपयोग। यह परिवहन का सबसे सस्ता साधन है क्योंकि इसमें सड़क या पटरी बनाने का खर्चा नहीं होता। नदियों, झीलों और महानगरों के प्राकृतिक जलमार्गों का उपयोग होता है। आंतरिक जलमार्ग, जल परिवहन नदियों एवं नहरों के माध्यम से संचालित होता है। वर्ष 1986 में भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण की स्थापना की गई। समुद्री जल परिवहन, सागरों के रास्ते अंतर्राष्ट्रीय व्यापार हेतु विशाल कार्गो जहाजों द्वारा भारी माल, कच्चा तेल या परिवहन होता है। भारत में 13 बड़े तथा 200 छोटे मध्यम बंदरगाह हैं। बंदरगाह जो जो शिप वगैरह जाती है ना, जहां पर रुकती है, ठीक है। ये वो है फैक्ट। भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह मुंबई बंदरगाह है। वायु परिवहन की विशेषताएं, ये परिवहन का सबसे तीव्र तथा आधुनिक लेकिन महंगा, सबसे महंगा साधन है। घरेलू उड़ान, देश के भीतर पहली उड़ान 1911 में प्रयागराज से नैनी के बीच में। अंतर्राष्ट्रीय उड़ान, विदेशों के लिए एयर इंडिया प्रमुख सेवा प्रदाता है जो टाटा कंपनी का है। फैक्ट क्या है इसका, हवाई जहाज का सफल आविष्कार वर्ष 1903 में राइट ब्रदर्स ने किया था। हेलीकॉप्टर का महत्व, कम जहाज में उड़ान भरने तथा बाढ़, भूकंप जैसी आपदाओं में राहत एवं बचाव कार्य हेतु सबसे उपयोगी, ठीक है। अंतरिक्ष यात्रा, अंतरिक्ष में जाने के लिए रॉकेट का प्रयोग किया जाता है। भारत में इसरो अंतरिक्षयान प्रक्षेपित करता है। दुर्गम क्षेत्रों में जानवरों का उपयोग, ऊंट रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है। गद्दीदार पैर व कुबड़ में बसा संचय, हाथी घने जंगलों में लकड़ी के भारी लट्ठे उठाने में सक्षम है। खच्चर या पहाड़ों के ऊबड़ खाबड़ रास्तों पर रसद पहुंचाने हेतु है। हस्की कुत्ता बर्फीले इलाकों में बिना पहिए की गाड़ी, स्लेज जिसे कहते हैं, को खींचता है। जो बर्फीली होता है ना, बर्फ में, उसको खींचता है। पर्यावरण समस्या एवं सतत समाधान समस्या, पेट्रोल डीजल से वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण व ग्लोबल वार्मिंग। पेट्रोल और डीजल से समाधान, सतत परिवहन, सीएनजी जो कि संपीड़ित प्राकृतिक गैस कहलाती है। इलेक्ट्रिक वाहन जो ईवीएस, शून्य उत्सर्जन, जो शून्य उत्सर्जन होते हैं, मतलब जो ज्यादा हमारे प्रदूषण को हानि नहीं पहुंचाते। हरित हाइड्रोजन, सार्वजनिक परिवहन व साइकिल का उपयोग, ठीक है। ये सब ये हमारे यूज में है, मतलब अगर इनको हम करेंगे तो हमारा प्रदूषण नहीं होगा कम से कम। परिवहन का सबसे तेज साधन कौन सा, हवाई जहाज।
भाई सबसे तेज ना रेलगाड़ी है, ना बस है, ना पानी का जहाज है। अगर आप तेज जाना चाहते हैं तो सिर्फ हवाई जहाज ही रहेगा। भारी माल की परिवहन के लिए इनमें से कौन सा सबसे सस्ता साधन माना जाता है? भारी माल के परिवहन के लिए इनमें से कौन सा सबसे सस्ता साधन माना जाता है? देखो, जल परिवहन सबसे सस्ता माना जाता है। क्यों माना जाता है? क्योंकि इसमें जो कोई हमको अगर देखा जाए तो रोड वगैरह कोई डालने की कोई जरूरत है ही नहीं, सीधे शिप से जाना। हाँ, इनका अपना रास्ता होता होगा, उसकी जानकारी भी नहीं है इतनी अच्छे से। हाँ, अपना रास्ता उनका होता होगा, लेकिन जो भी हो, लेकिन हमारे जो मेन रोड होते हैं, रोड वगैरह डालते हैं ना, वो डालने की कोई जरूरत नहीं पड़ती होगी, तो वहाँ सस्ता तो पड़ता ही होगा। बकाया और डीप नॉलेज ले लें तो हमको ज्यादा डीप नॉलेज लेने की कोई जरूरत है नहीं। भारी माल के परिवहन के लिए, अच्छा ये आगे, बर्फीले क्षेत्रों में कुत्ते द्वारा खींची जाने वाली बिना पहिए की गाड़ी, जो अभी हमने पढ़ा था, वो स्लेज नाम है, स्लेज। ठीक है। रेगिस्तान का जहाज कैसे कहा जाता है? ऊंट को कहा जाता है। रेगिस्तान में ना तुम्हारा घोड़े चलेंगे, ना हाथी चलेंगे, ना गधे चलेंगे, ऊंट ही चलेंगे। ठीक है। इनमें से किस वाहन को चलाने के लिए ईंधन की आवश्यकता नहीं होती? देखो, मोटरसाइकिल को ईंधन की आवश्यकता होती है, कार को भी होती है, ट्रक को भी होती है। लेकिन अगर तुम साइकिल लोगे ना, तो साइकिल में हम अपनी एनर्जी लगाते हैं, उसमें ईंधन की कोई आवश्यकता नहीं होती है, और स्वास्थ्य के लिए बहुत बढ़िया है। वायु प्रदूषण को कम करने के लिए वाहनों में किस ईंधन का उपयोग किया जाता है? वायु प्रदूषण को कम करने के लिए वाहनों में सीएनजी, सीएनजी जो है, सीएनजी वाले, अब तुम देख रहे हो ऑटो वगैरह तो बहुत सीएनजी आ गई। अब तो हमारे बरेली में बस भी सीएनजी की चल रही है। बस बरेली में क्या, मेरे समझ से यूपी में ही चल रही है। ठीक है, सीएनजी वाली बसें चल रही है, बहुत बढ़िया है। और बहुत एसी बसें होती है, बहुत सुविधाजनक है। पहाड़ी रास्तों पर सामान ढोने के लिए मुख्य रूप से किसका उपयोग किया जाता है? तो पहाड़ी रास्तों पर चढ़ने के लिए खच्चर या याक होते हैं, यही हमारा उसमें पहाड़ी रास्तों में वो सही से पहुंचा देते हैं। राशन वगैरह अगर पहुंचाना, कोई छोटी मोटी चीज पहुंचानी तो ये आराम से पहुंचा देती है। घने जंगलों में भारी लकड़ियां ढोने के लिए किस जानवर की मदद ली जाती है? जो घने जंगल होते हैं उनमें भारी लकड़ियां ढोने के लिए तो हमारा हाथी काम में आता है। हाथी को लेते हैं और हाथी ढोता है। ठीक है। यहाँ ना शेर, जिराफ, लोमड़ी जी तो वैसी काम के नहीं है, डराने वाले और हैं। आपातकालीन स्थिति में मरीजों को अस्पताल ले जाने के लिए किस वाहन का उपयोग होता है? आपातकालीन स्थिति में तो एम्बुलेंस से ही ले जाएंगे, हम मरीजों को ले जाएंगे। ठीक है। आगे देखें, इनमें से कौन सा साधन जल परिवहन का हिस्सा नहीं है? जल परिवहन का, स्टीमर, पनडुब्बी, नाव, ये तो सब जल परिवहन के। हेलीकॉप्टर ही नहीं है, हेलीकॉप्टर तो भैया वायु में चलता है। ट्रेन कहाँ चलती है? ट्रेन कहाँ चलती है? हवा में चलती है, पानी में चलती है, कच्ची सड़क पर चलती है, लोहे की पटरी पर चलती है ट्रेन। कितना इजी जी, मतलब बड़े बड़े इजी क्वेश्चन होंगे। ऐसा नहीं, अगर एक बार तुम सही से पढ़ लो तो उसका आंसर बड़े अच्छे तरीके से दे सकते हो, कोई परेशानी नहीं पड़ेगी। लेकिन तुमको सही से पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, पढ़ोगे तो आंसर देते रहोगे। यातायात के नियमों में लाल बत्ती का क्या अर्थ होता है? लाल बत्ती, लाल बत्ती का मतलब क्या होता है? रुक जाना। भाग 3 प्रश्न 13 से 18। मेट्रो ट्रेन आमतौर पर किन शहरों में चलती है? बड़े शहरों, महानगरों में चलती है मेट्रो ट्रेन। ठीक है, बड़े शहरों में, महानगरों में। दो पहियों वाला वाहन कौन सा होता है? दो पहिए वाला स्कूटर है, कार के 4 पहिए, ऑटो रिक्शा 3 पहिए, बस, बस के तो पता नहीं 6 8, जिस हिसाब से बस में जितनी बड़ी बस हो उस हिसाब से पहिए होंगे। आगे देखें, 15, अच्छा वो उधर भी। इनमें से कौन सा वाहन सार्वजनिक परिवहन का उदाहरण है? सार्वजनिक मतलब जिसमें सार्वजनिक, जिसमें सभी लोग चल सकते हैं। अपनी निजी कार, निजी कार में तो हम अपने ही चलेंगे, खुद ही चलेंगे। अपनी मोटरसाइकिल, मोटरसाइकिल पर हम खुद ही बैठे होंगे। सार्वजनिक कैसे कर लें उसको? अपनी साइकिल, अपनी साइकिल पर तो एक ही लोग, 1 से 2 लोग, 2 से 3 लोग, इससे ज्यादा नहीं बैठ पाओगे। ठीक है, वो भी बच्चे होंगे तो। बड़े बूढ़े जैसे लोग होंगे तो 2 ही लोग बैठ पाएंगे मुश्किल से, एक लोग के हिसाब से बहुत बढ़िया। सिटी बस होती है, जो सिटी बस होती है ना, जो हमारे सिटी में घूमती है, जो सिटी सिटी में घूमती है, जो मैं अभी कह रहा था कि अभी हम लोग के यहाँ पे सीएनजी वाली चल गई है बसें, जो सिटी सिटी में घूमती है, कोई भी प्रदूषण नहीं करती है। अगर उनको देखो तो वो हमारी सार्वजनिक बस कहलाएंगी। अंतरिक्ष में जाने के लिए किस वाहन का उपयोग करना पड़ेगा? ना हवाई जहाज, ना हेलीकॉप्टर, ना जेट विमान, रॉकेट या अंतरिक्ष यान का ही यूज करना पड़ेगा। ठीक है। बाढ़ या भूकंप में बचाव और राहत सामग्री पहुंचाने हेतु सबसे उपयोगी साधन कौन सा है? देखो, बाढ़ में अगर बाढ़ होती है, बाढ़ सब जगह आ गई है, अगर मान लो जहाँ बाढ़ में तुम देख रहे गांव के गांव पूरा एकदम डूब जाते हैं, तो वहां तुम किससे पहुंचाओ? ना नाव इतनी कारगर है। हम हेलीकॉप्टर जो होता है ना, हेलीकॉप्टर सीधे राशन वहां पे जहां हमें पहुंचाना होता है, तो वहीं पे हम रस्सी के द्वारा या जैसे सुविधाजनक होता है वहां हम पहुंचा सकते हैं, वहां हम उतार सकते हैं। लेकिन नाव वगैरह से इतने अच्छे तरीके से नहीं हो सकता, क्योंकि नाव जो जाएगी नीचे, हेलीकॉप्टर ऊपर पॉइंट पे ही उतार के देगा। आगे देखें, लंबी दूरी की यात्रा और भारी माल ढोने के लिए जमीन पर चलने वाला सबसे किफायती साधन कौन सा है? तो वो रेलगाड़ी है, सबसे किफायती है। लंबी दूरी की यात्रा, भारी माल ढोने के लिए तो ना जीप, ना ऑटो, ना बैलगाड़ी। बैलगाड़ी से अगर आप लेके जाओगे भारी माल जा नहीं पाएगा। और मान लो चला भी गया, थोड़ा मोड़ा इतना भारी कि बैलगाड़ी में चला भी गया, तो आज अगर भेजना है हमको तो कम से कम 4-5 दिन में पहुंच पाएगा, अगर कोई अच्छी दूरी हुई तो इसलिए सबसे बढ़िया कौन सा भैया? रेलगाड़ी।
भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग हमने पढ़ा था NH-44। सीएनजी का पूरा नाम क्या है? कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। अंतरराष्ट्रीय व्यापार में भारी माल ले जाने के लिए किसका उपयोग करते हैं? कार्गो गैस, कार्गो जहाज का। वाहनों के हॉर्न और इंजन की तेज आवाज से कौन सा प्रदूषण होता है? इसकी तेज आवाज होगी तो उससे कौन सा प्रदूषण होता है? ध्वनि प्रदूषण। कौन सा प्रदूषण है? ध्वनि। समुद्र के नीचे चलने वाले विशेष जहाज को क्या कहते हैं? तो समुद्र के नीचे जो जहाज चलता है उसको, समुद्र के नीचे जो चलता है उसको पनडुब्बी कहते हैं, पनडुब्बी। ठीक है। बैटरी से चलने वाला शून्य उत्सर्जन करने वाला वाहन ई रिक्शा। ई रिक्शा तो अब सब शहरों में आ गए, ई रिक्शा। ठीक है भैया। हवाई जहाज का सफल आविष्कार किसने किया था? राइट ब्रदर्स ने। इसको याद कर लेना भैया। जो गदांश आ गया, गदांश पर आधारित 26 से 30 तक। आजकल दुनिया भर में पेट्रोल और डीजल चलने वाले वाहनों के कारण वायु और ध्वनि प्रदूषण तेजी से बढ़ रहा है, जो हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक है। इस गंभीर समस्या से निपटने के लिए वैज्ञानिक और इंजीनियर इलेक्ट्रिक वाहनों को तेजी से बढ़ावा दे रहे हैं। ये आधुनिक वाहन पेट्रोल की बजाय बड़ी बैटरी से चलते हैं और बिल्कुल धुएं नहीं छोड़ते। भारत सरकार ई बसों और ई रिक्शा के उपयोग पर बहुत जोर दे रही है। भविष्य में सौर ऊर्जा से चलने वाली गाड़ियां भी सड़क पर दिखाई देंगी। सौर ऊर्जा से चलेंगी तो और बढ़िया है। प्रदूषण बढ़ाने का मुख्य कारण क्या है? प्रदूषण बढ़ने का मुख्य कारण आपका डीजल और पेट्रोल है। ये डीजल और पेट्रोल जो है हमारा, वो मुख्य कारण है हमारा प्रदूषण बढ़ने का। अब कुछ समय के बाद 10-12 साल 15 साल के अंदर अंदर मेरी समझ से उससे पहले ही ये सब पेट्रोल वाली डीजल वाली गाड़ियां बंद होंगी और ये सौर ऊर्जा वाली गाड़ी आएंगी। सौर ऊर्जा एक ऐसी ऊर्जा है जो खत्म ही ना होगी, वो तो खत्म ही ना होगी, सूर्यदेव महाराज पे। ईबीएस की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? बिल्कुल धुआं नहीं छोड़ती। ईबीएस गाड़ी मतलब बिल्कुल धुआं नहीं छोड़ती। ठीक है। भारत सरकार वर्तमान में किन साधनों को उपयोग पर जोर दे रही है? ई बस और ई रिक्शा पर, इन पे ही जोर दे रही है। आगे देखो, वैज्ञानिक किस वाहनों को बढ़ावा दे रहे हैं? इलेक्ट्रिक वाहन, ईबीएस को। भविष्य में गाड़ियां किस ऊर्जा से चलने की उम्मीद है? सौर ऊर्जा से। ठीक है, सौर ऊर्जा से चलने की उम्मीद है। ये आगे आंसर होंगे इन सबके। और ये हो गए हमारे कितने? 29-30 तक क्वेश्चन हो गए। ये 30 क्वेश्चन है। इन 30 क्वेश्चन को अब तुम लोग को बड़े अच्छे तरीके से देखना है, इनके नोट्स बना लेना, लिख लेना, और पीछे वाले आपके पास लिखे हुए उन सबको आप लोग रिवीजन कर लेना। कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। ठीक है। पर डे अगर हम लिखते रहेंगे, पर डे अपना काम, जिस दिन का काम उसी दिन अगर आप करते रहे तो आपको कतई कोई परेशानी नहीं पड़ेगी। ठीक है। आप इनको बराबर पढ़ते रहना। ईबीएस, मैथ, रीजनिंग और गदांश, ये जो भी है इनको छोड़ना नहीं है, इन सबको बड़े अच्छे तरीके से करना है। कोई भी सब्जेक्ट छूटना नहीं चाहिए, सब सब्जेक्ट को बराबर मात्रा में देखना है। हाँ, वो बात दूसरी कि मैथ को हमें थोड़ा ज्यादा ध्यान देना होगा कि मैथ थोड़ी सी टफ हो जाती है, लेकिन इसमें वो भी नहीं है। कुल 9 चैप्टर आ रहे हैं, मैंने देखे 9 चैप्टर आ रहे हैं। रीजनिंग के 5 चैप्टर हैं, इससे ज्यादा क्या होगा भाई? 5 चैप्टर रीजनिंग, मैथ के 9 से 10 हो सकते हैं, लेकिन 9 ही चैप्टर हैं। और ईबीएस के वो रीजनिंग के 5 है। ईबीएस वगैरह बराबर आपको दी जा रही है, वो आप देखो। गदांश आपको पढ़ना है, उसमें से आंसर निकालना है। इसमें भी ईबीएस में भी आएगा, एक पैरा आएगा, उसमें से पढ़ के ही आंसर देना है। तो बहुत इजी पेपर है अगर आपने तैयारी अभी कर ली तो। और तैयारी पेपर के समय में 1 महीने 10 दिन पहले करें तो बहुत टफ पेपर है, फिर नहीं दे पाओ, फिर खाली बैठ के आपको वहां पर बैठना है, प्रेजेंट लगानी है, बकाया क्वेश्चन पेपर। ठीक है। इसलिए बराबर नोट करो, बराबर नोट करने के बाद रिवीजन करना मत भूलना, रिवीजन बराबर करते रहे। अगर रिवीजन करते रहे तो सफलता बहुत जल्दी हमारे पास आएगी, ये ध्यान रखना। और बिना शोर मचाए आएगी। कतई किसी को कुछ बताना नहीं कि क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, बस आप मेहनत करते रहो। मेहनत करने के बाद जब ढोल बजेंगे तो अपने आप ही पता लग जाए आसपास में कि हाँ, आपने तैयारी की थी और आप नवोदय की परीक्षा में क्रॉस हो। जो लोग जानते कि ना नवोदय में, अरे नवोदय में ऐसे नहीं, नवोदय कोई मजे वाली चीज़ नहीं, मतलब इतना अच्छा नहीं, इतना वो नहीं, तो एक बार तुम उसमें सिलेक्शन लेके दिखाओ, और सिलेक्शन लेने के बाद तुम फिर उसको छोड़ के दिखाना, तब मन। ठीक है। नवोदय बहुत टफ एग्जाम हो रहा है, दिन पर दिन टफ हो रहा है। हर किसी की चॉइस होती है बेटा कि नवोदय में डाले, और खासकर उन बच्चों को तो जो मध्यम परिवार से, उनको जाना चाहिए, जो उसके लिए पूरा करते हैं, हाँ पूरा फुलफिल करते हैं कि हाँ हम इसमें भर सकते हैं फार्म, उनको जाना चाहिए। ठीक है बेटा, मिलते हैं अगली वीडियो में। अच्छे से पढ़ते रहना, बहुत अच्छे से नोट्स बनाते रहना, तैयारी करते रहना। अगली वीडियो में मिलेंगे। अगली वीडियो में कुछ और देखूंगा, मैथ, रीजनिंग, इनमें से कोई और सब्जेक्ट जो आपके लिए बेहतर होगा वो लेके आओ। ठीक है, बाय बेटा।